वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। दोस्तों, आज इस सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट जो कराया गया था 17 सितंबर 2017 को सुबह की शिफ्ट में 9 बजे की शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक करिए, और चैनल को जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये बना है आपका चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना है। और ये किस जगह पर स्थित है? ये है आपका मंदसौर में है स्थित। कहाँ पर स्थित है ये गांधी सागर बांध? मंदसौर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 11 मई को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस? हर वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1998 की बात है। राजस्थान के पोखरण जिले में, कहाँ पर? राजस्थान की पोखरण नामक जगह है। कौन सी? पोखरण नामक जगह है जहाँ पर सफल परमाणु परीक्षण हुआ था। क्या? राजस्थान के पोखरण में 11 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण हुआ था। और इस समय हमारे देश के पीएम कौन थे? पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। पीएम कौन थे इस वक्त? अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे। तो उन्होंने घोषित किया था कि हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो हम सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्वदेश में निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज कौन सा है? तो अगर इन चारों की बात करें, चारों ऑप्शंस की, तो इनमें से ये आपका चेन्नई है, ये इंडिया के द्वारा बनाया गया है। आईएनएस जो विराट है वो ब्रिटेन द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? ब्रिटेन द्वारा। आईएनएस विक्रमादित्य बनाया गया है रूस के द्वारा। आईएनएस विक्रमादित्य किसके द्वारा बनाया गया है? रूस के द्वारा। और जो शिवालिक है वो भी इंडिया द्वारा ही बनाया गया है। अब लेकिन हमें बताना है कि आईएनएस चेन्नई पहले बना था या आईएनएस शिवालिक। तो सबसे पहले जो जहाज बना था, जो जंगी जहाज बना था, वो था आपका आईएनएस शिवालिक जो इंडिया द्वारा बनाया गया था। ये तो स्वदेशी हमारा जहाज था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कौन से घाट का पूछा है यहाँ पर? पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट किस दिशा, पश्चिमी घाट कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में जो आपका सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अनामुड़ी। कौन सा हो जाएगा? अनामुड़ी पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य की हैं? दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो दीपा कर्माकर आपकी हैं त्रिपुरा राज्य से। कहाँ से हैं? त्रिपुरा राज्य से। और ये ओलंपिक के लिए जिम्नास्ट में योग्यता पाने वाली पहली लेडी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 15 फरवरी 2017 को इसरो के PSLV-C-37 ने कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था? तो PSLV-C-37 द्वारा कितने ग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था 15 फरवरी 2017 को? तो वो है नंबर आपका 104। कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था? 104 उपग्रहों को किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि जल महोत्सव 2017-2018 का आयोजन कहाँ किया गया है?
कहाँ किया जाएगा? जल महोत्सव 2017-2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था आपका हनुवंतिया द्वीप पर। कहाँ पर? हनुवंतिया द्वीप पर। हनुवंतिया द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका खंडवा में। कहाँ पर? खंडवा में, एमपी में। एमपी में स्थित है, खंडवा जिले में। कौन सा? हनुवंतिया द्वीप, जहाँ पर जल महोत्सव 2017-2018 का आयोजन किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन था आपका 2017-2018 का पूछा गया था। 2021 में नवंबर में ये जल महोत्सव फिर से हुआ है। ये भी कहाँ पर हुआ है? ये भी आपका हनुवंतिया द्वीप पर ही हुआ है। कहाँ पर हुआ है जल महोत्सव? 2021 का नवंबर में हुआ है। ये आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये भी आपके हनुवंतिया द्वीप पर ही हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 5.8 तीव्रता भूकंप ने फरवरी 2017 में कहाँ पर प्रहार किया, जिसकी चर्चा पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं के लिए खबरों में थी, वह जिससे बड़े पैमाने पर जीवन का नुकसान हुआ। तो प्राकृतिक आपदा मोस्टली किस जगह पर आती हैं? वो आती हैं आपकी उत्तराखंड में। वहाँ पर फरवरी 2017 में 5.8 तीव्रता का भूकंप भी मापा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि होलकर क्रिकेट टीम ने कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो होलकर जो क्रिकेट टीम है वो कहाँ से है? वो है आपकी एमपी से। और इसने कितनी बार ये क्रिकेट टीम में रणजी ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती है आपकी 4 बार। कितनी बार जीती है? 4 बार जीती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर कि जिला गुना किस नदी से विभाजित है? कौन सी नदी से विभाजित है जिला गुना? तो जिला गुना विभाजित है आपकी सिंध नदी से। किस जिले से अलग होता है? ये होता है आपका अशोकनगर जिले से। कहाँ से अलग होता है? अशोकनगर जिले से अलग होता है। सिंध नदी से जिला गुना जिला अशोकनगर से अलग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि संसद में बजट इस दिन पेश किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका कब का है? 2017 के पेपर में पूछा गया है। 2017 से पहले का है। पहले जो बजट था वो फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता था, लेकिन अभी अगर प्रेजेंट की बात करें तो जो आपका बजट है वो फरवरी के फर्स्ट डे में पेश किया जाता है। कब किया जाता है? फरवरी के फर्स्ट डे में, फरवरी के पहले दिन किया जाता है। किस दिन? फरवरी के पहले दिन बजट को संसद में पेश किया जाता है। तो ये इसमें थोड़ी एडिटिंग है। आप ये फरवरी के आखिरी दिन नहीं होता बजट पेश, ये पहले होता था, लेकिन अब फरवरी के पहले दिन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन को जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपका कब पूछा गया था? 2017 में पूछा गया था। तो उस वक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? उस वक्त मुख्यमंत्री थे आपके चंद्रबाबू नायडू। कौन थे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के? 2017 में कौन थे? चंद्रबाबू नायडू थे। अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो अभी जो मुख्यमंत्री हैं, जो सीएम हैं, वो कौन हैं? वो हैं आपके जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन हैं? जगनमोहन रेड्डी हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। पहले इसकी राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन तेलंगाना के अलग होने के बाद इसकी राजधानी अमरावती कर दी गई है। और तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? वो है आपकी हैदराबाद। अब बात कर लेते हैं यहाँ के गवर्नर की। ये हैं आपके सीएम। अब बात करते हैं गवर्नर की। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन हैं? राज्यपाल हैं आपके आंध्र प्रदेश के विश्व विभूषण हरिनंदन। कौन है? विश्व विभूषण हरिनंदन यहाँ के आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन दिया है कि भारतीय दल की कप्तानी
कप्तान कौन थी जिन्होंने महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 खेला था? तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान भारत दल की कप्तान कौन थी? तो वो थी आपकी मिताली राज। कौन थी? मिताली राज महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 जब खेला गया था तो उस क्रिकेट टीम की कप्तान थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि फीफा की शासन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो फीफा की जो शासन समिति के अध्यक्ष हैं उनका नाम है मुकुल मुदगल। क्या नाम है? मुकुल मुदगल फीफा की शासन समिति के अध्यक्ष हैं। अभी भी यही हैं मुकुल मुदगल और उस समय भी यही थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर? क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? क्या पूछा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये क्वेश्चन भी आपका कब का था? 2017 का। उस वक्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के केंद्रीय मंत्री थे जेपी नड्डा। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं मनसुख मांडवीय। कौन है? मनसुख मांडवीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के केंद्रीय मंत्री हैं। ये अभी प्रेजेंट में मनसुख मांडवीय हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? ये क्वेश्चन आपका कोड पर रिलेटेड है। कोड में ये क्वेश्चन आप क्या दिया है? कोड दिया है CADAVERS का कोड क्या दिया है? ACADEVSR ये कोड दिया है। हमें किसका कोड निकालना है? हमें निकालना है इमर्स्ड का, EMERSED का कोड निकालना है। तो इसका कोड निकालने के लिए पहले ऊपर वाले कोड में रिलेशन देखेंगे। रिलेशन क्या दिया है? देखिए ये वर्ड ऐसे दिए हैं, ये वर्ड भी ऐसे दिए हैं अल्टरनेट, ये ए है ये डी है, और यहाँ पर भी ये वर्ड अल्टरनेट दिए हैं, यहाँ पर भी ये वर्ड अल्टरनेट दिए हैं। तो नीचे वाले कोड के लिए भी हमें क्या इस तरीके से ये अल्टरनेट वर्ड चाहिए होंगे। तो यहाँ फर्स्ट वर्ड कौन सा आएगा? एम, उसके बाद आएगा आई, इसके बाद आएगा ई ये वाला, उसके बाद आएगा एम, उसके बाद आएगा एस, उसके बाद आएगा आर, उसके बाद डी और उसके बाद ई। अच्छा ये जो आपका MIEMSRDE है ये कौन से में मैच करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर 4 में मैच। तो आंसर आपका क्या कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर? क्वेश्चन दिया है कि ये नंबर दिए हैं, अंक दिए हैं 1 2 2 4 2 4 का उपयोग द्वारा कितनी 5 अंकों की संख्याएं निर्मित हो सकती हैं? कितनी 5 अंकों की संख्याएं निर्मित हो सकती हैं ये पूछा गया है यहाँ पर। ये अंक दिए हैं तो इनके द्वारा कितनी 5 अंकों की संख्या निर्मित होंगी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बताते हैं। तो इन 6 अक्षरों में से कितनी 5 डिजिट की संख्याएं निकलेंगी? 6 अक्षर कौन कौन से हैं? 6 अक्षरों में से 5 अंकों की संख्या कौन सी निकलेंगी? तो वो कर दिया हमने 6P5 इस तरीके से कर दिया। और 2 यहाँ पर कितनी बार आया है? 2 आया है आपका 3 बार, और 4 कितनी बार आया है? 4 आया है 2 बार। तो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे हम यहाँ पर? डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, और डिवाइड और किससे हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से। तो ये ओपन किया हमने, ओपन करने पर ये कितना आया? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस तरीके से ओपन कर लिया। 6 में से 5 को माइनस किया तो यहाँ कितना आया? 1। 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 3 और इंटू 2, 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 2। 1 मल्टीप्लाई में लिखिए या मत लिखिए कोई मतलब नहीं है। तो 3 × 2 मतलब 6, 6 से 6 को कैंसिल कर दिया, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। नंबर कौन से बचे यहाँ पर? 5, 4 और 3। तो 5 × 4 बराबर 20, 20 × 3 बराबर क्या होगा? 60 होगा। आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका। लेकिन जो आपकी आंसर शीट है उसमें आंसर 120 दिया है, आंसर 120 ना होके क्या होगा? आंसर यहाँ पर 60 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि P ने D से अधिक स्कोर बनाया। क्या दिया है यहाँ पर? P ने D से अधिक स्कोर बनाया। तो हमने क्या कर दिया? P ग्रेटर देन किससे है? D से। P बड़ा है D से, ये बना दिया यहाँ पर।
अगला दिया है U ने D के बराबर स्कोर बनाया, तो U ने D के बराबर स्कोर बनाया, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब R ने M से कम स्कोर बनाया, तो इन तीनों नंबर में से इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो अभी हम और अगली लाइन को पढ़ते हैं। अगली लाइन क्या दी है, D ने U से अधिक स्कोर बनाया, एक जगह बराबर दिया है, एक जगह अधिक दिया है, तो हमने ये दोनों साइन लगा दिए। ये यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया। अब दिया है कि M ने D से कम स्कोर बनाया, D से कम बनाएगा तो किधर साइड में आएगा, इधर साइड में, कम वाली इधर कम है और इधर कौन से नंबर आ रहे हैं, इधर ज्यादा वाले आ रहे हैं। तो M ने किससे कम बनाया, D से, तो D और U बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, M हो जाएगा। अब एक रिलेशन और यहाँ जो छोड़ दिया था वो दिया है कि R ने M से कम स्कोर बनाया, R ने M से भी कम स्कोर बनाया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे कम स्कोर किसने बनाया था, तो सबसे कम स्कोर यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया है, R द्वारा, तो आंसर हम क्या टिक कर देंगे यहाँ पर, R। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि दो पासे एक साथ फेंके जाने पर कुल 2 नंबर प्राप्त करने की कितनी प्रायिकता है, तो कुल 2 नंबर कब प्राप्त हो सकते हैं हमें, जब दोनों पासों पर एक एक होगा। कब होगा, दोनों पासों पर एक एक होगा, तब ही ओनली हमें 2 नंबर प्राप्त होगा कुल। और टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है, एक पास में कितने नंबर होते हैं, 6, दूसरे में भी कितने होते हैं, 6, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आती है, 36। ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, टोटल 2 प्राप्त होने का 1/36। कितना आंसर आ जाएगा, 1/36। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ दिया है कि लुप्त अक्षर या फिर अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला यहाँ पर क्या दी है, बी डैश बी 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 ए बी डैश बी ए डैश बी, ये यहाँ पर श्रृंखला दी है। इस श्रृंखला को कैसे पूरा करेंगे, हमें यहाँ पर वर्ड 2 ही दिख रहे हैं, ए और बी, तो यहाँ 3 वाला रिलेशन होगा या 4 वाला रिलेशन होगा। टोटल नंबर कितने हैं, ये 12 है, तो या तो 4 वाला रिलेशन निकल के आएगा, 4 के ग्रुप बनेंगे या 3 के ग्रुप बनेंगे। तो यहाँ पर बी नंबर हमें मैक्सिमम टाइम दिख रहा है, तो हम क्या ग्रुप बनाएंगे, 4 वाले बनाएंगे। अच्छा, ये हमने ग्रुप बना लिए 4 नंबर के। अब देखिए लास्ट हमें यहाँ पर बी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, फर्स्ट तो तीनों जगह बी है, तो ये तो क्लियर है। लास्ट 2 जगह बी है, तो तीसरी जगह भी हम बी कर देंगे, ये भी क्लियर हो गया। अब ये तीसरे नंबर पर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी हो जाएगा, तीनों रिपीटिंग सीरीज हो जाएंगी। अब जो सेकंड अल्फाबेट है वो यहाँ ए है, यहाँ भी है ए है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए। जो नंबर यहाँ पर हमने जो अल्फाबेट जो बचे हुए थे वो लिखे हैं वो कौन से हैं, ए है, बी है और बी है। सीरीज क्या बन गई, बी ए बी बी, बी ए बी बी और बी ए बी बी, ये 3 सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो जो मिसिंग नंबर था वो कौन सा था, ए बी बी, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश की स्थापना की तिथि क्या है, तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1950 को। हमें सिर्फ तिथि पूछी है, तिथि कौन सी हो जाएगी, 1 नवंबर, तो आंसर क्या टिक कर देंगे हम यहाँ पर, 1 नवंबर। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि लुप्त संख्या चुनकर यहाँ भी श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला क्या दी है, 1 8 3 6 और यहाँ पर डैश है। अब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो किस रिलेशन पर आएगी वो देखते हैं। पहले कैसे पता चलेगा, पहले 1 नंबर लिखा है, फिर अंतर यहाँ 7 का है, फिर -5 का है, फिर +3 का है, तो ये रेगुलर हमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा। क्या रेगुलर डिफरेंस नहीं पता चल रहा, तो हम क्या कर देंगे, एक इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ क्या किया है, यहाँ क्या किया है, +7 किया है, फिर इधर क्या कर दिया, -5 कर दिया, इधर क्या कर दिया, फिर ये +3 कर दिया, तो अगला नंबर कौन सा होना चाहिए, जो वो भी माइनस में, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। एक तो सीरीज यहाँ पर आपकी ये वाली बन गई। दूसरा हम और देख लेते हैं, दूसरा क्या है, यहाँ 2 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, यहाँ पर 2 माइनस कर दिया, तो ये भी सीरीज यहाँ बननी है। दोनों तरीके से यहाँ नंबर आपका कौन सा आना चाहिए, 5, जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया है।
चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। ये श्रृंखला भी दी है। यहाँ पर अगला नंबर कौन सा आएगा ये देख लेते हैं। श्रृंखला है 1 2 6 24 120 और ये नंबर यहाँ पर हमें निकालना है। कौन सा निकल के आएगा ये नंबर? ये सीरीज एक गुने में बढ़ रही है तो वो गुना को क्या बन रहा है हम देख लेते हैं। ये 1 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर 2 आ गया, 2 में मल्टीप्लाई 3 का करने पर 6 आया, 3 में मल्टीप्लाई 4 का करने पर 24 आया और 4 में मल्टीप्लाई 5 का करने पर आपके पास 120 आया। तो इस सीरीज के हिसाब से अगला नंबर आपका कौन सा होना चाहिए? मल्टीप्लाई 6 12 6 कितना होता है 72। तो नंबर यहाँ पर कौन सा आना चाहिए था? 720, जो कि आपके ऑप्शन 1 में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी हमें लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरी करना है। श्रृंखला यहाँ पर क्या दी है? 8 दिया है, 10 दिया है, 14 दिया है, 18 दिया है, फिर डैश 34 और 50 दिया है। अब डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या दिया है यहाँ पर? डिफरेंस दिया है यहाँ 2 का दिया है, यहाँ डिफरेंस दिया है 4 का, यहाँ डिफरेंस दिया है 4 का। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो दिया है हमें 16 का। यहाँ 2 2 के ग्रुप में डिफरेंस आपका सेम आ रहा है तो यहाँ और यहाँ के बीच में भी डिफरेंस आपका सेम ही आना चाहिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ के बीच में। तो हम टोटल डिफरेंस देख लेते हैं। टोटल डिफरेंस जो है आपका वो कितना हो जाएगा? टोटल डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर आपका इसमें 16 का। टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 16 का। 18 और 16 कितने हो जाते हैं? 34। 16 के डिफरेंस में से अगर 2 डिफरेंस इक्वली डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय 2 करके डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 8 का। मतलब 8 का डिफरेंस यहाँ आना चाहिए, 8 का डिफरेंस यहाँ आना चाहिए। 18 में 8 को जोड़ेंगे तो नंबर कौन सा आएगा? 26 और 26 में आप 8 को जोड़ेंगे तो नंबर कौन सा आएगा यहाँ पर? 38। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो मिसिंग नंबर था वो आपका कौन सा था? 26 था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका कथन निष्कर्ष पर आधारित है। कथन निष्कर्ष वाले इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि सभी नंबर क्या हैं? बम्पर हैं। तो सभी नंबर को हमने किसके अंदर कर दिया? बम्पर के अंदर। इस तरीके से कर दिया। अब दिया है कि कुछ क्लाइंबर जो हैं वो बम्पर हैं, तो कुछ क्लाइंबर हैं वो बम्पर हैं। इस तरीके से हमने ये रिलेशन बना दिया। अब अगला जो निष्कर्ष पूछा है वो क्वेश्चन निष्कर्ष क्या पूछा है कि कुछ क्लाइंबर नंबर हैं। तो यहाँ क्लाइंबर और नंबर के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया तो ये क्या कर देंगे? हम क्रॉस कर देंगे। अगला दिया है कि सभी नंबर क्लाइंबर हैं, तो नंबर और क्लाइंबर के बीच में हमें कैसा भी रिलेशन नहीं दिया, सभी या कुछ वाला। तो ये भी क्या हो जाएगा? क्रॉस। आंसर क्या टिक कर देंगे? ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्षों का है। क्वेश्चन दिया है कि सभी खिलाड़ी हत्यारे हैं। सभी खिलाड़ी को हमने यहाँ पर के ले लिया, हिंदी से ही हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। सभी खिलाड़ी को हमने के ले लिया और हत्यारे को हमने यहाँ पर ले लिया एच से। अब दिया है कि सभी जो हत्यारे हैं वो ब्लेजर हैं। सभी हत्यारे को किसके अंदर कर दिया? ब्लेजर के अंदर। अब निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ जो ब्लेजर हैं वो खिलाड़ी हैं। तो ब्लेजर का ये वाला पार्ट है ये खिलाड़ी है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला दिया है कि कुछ ब्लेजर हत्यारे हैं। तो कुछ ब्लेजर हत्यारे हैं मतलब ये वाला ब्लेजर का जो पार्ट है वो हत्यारे के अंदर आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर कि कुछ कुक छात्र हैं। कुछ कुक हमने ये सी ले लिया और छात्र को हमने ले लिया यहाँ पर। इसको हम हिंदी की लैंग्वेज से ही करके चलते हैं, हिंदी की लैंग्वेज से, क्योंकि सी केमिस्ट में भी सी आएगा और यहाँ कुक में भी सी आएगा। कुक को हमने ले लिया के। कुछ कुक क्या हैं? छात्र यानी कि स्टूडेंट हैं। इस तरीके से हमने ले लिया। अब सभी केमिस्ट छात्र हैं, तो सभी केमिस्ट को किसके अंदर कर दिया? छात्र के अंदर। तो इस तरीके से हम इसको बना देंगे। ये क्या था? कुक था और ये क्या था? स्टूडेंट का। और सभी केमिस्ट क्या थे? छात्र।
जो थे वो स्टूडेंट थे। इस तरीके से हमने ये इसके अंदर बना लिया। अब निष्कर्ष देखेंगे कि कुछ केमिस्ट कुक हैं, तो केमिस्ट का कुक का यहाँ रिलेशन कोई नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस। अगला दिया है कि सभी कुक केमिस्ट हैं, तो कुक और केमिस्ट के बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा क्रॉस। आंसर क्या आ जाएगा कि ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि कथन क्या दिया है कि कोई भी सुअर रिग नहीं है। सुअर को हमने ले लिया पिग, तो कोई भी जो पिग है वो क्या नहीं है, रिग नहीं है। इस तरीके से हमने ले लिया। अब दिया है कि कोई भी अंजीर सुअर नहीं है, तो पिग से किसका रिलेशन नहीं है, अंजीर, अंजीर यानी कि फिग से। ये हमने ले लिया। ये क्या है, अंजीर है, ये क्या है आपका रिग है, और ये क्या है आपका सुअर है। ये इस तरीके से हमने इसको इंडिकेट कर दिया। निष्कर्ष क्या पूछा है कि कोई रिग अंजीर नहीं है, तो रिग और फिग के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हमें। रिलेशन किससे दिया है, पिग से दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस हो जाएगा। अगला जो पूछा है कि सभी रिग अंजीर हैं, तो इन दोनों के बीच में सभी का भी कोई रिलेशन नहीं पूछा, तो सभी भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। आंसर क्या निकल के आ जाएगा कि ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है कि हमें एक संख्या जो अन्य सबसे भिन्न है, वो भिन्न है, वो इनमें से कौन सी है, 51 है, 64 है, 121 है या 144 है। 144 को हम देखेंगे, ये किसका स्क्वायर है, 12 का। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। सिर्फ जो 51 नंबर है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जो ऑड होगा वो क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर 51। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें गलत संयोजन हमें पहचानना है। इस सीरीज में गलत संयोजन हम कैसे पहचानेंगे, सीरीज देखते हैं। 10, 22, 46, 92, 190 और 342। तो यहाँ जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया है पहले देख लेते हैं। ये 10 दिया है, ये 22 दिया है, ये 46, 92, 190 और 382 ये दिया है। यहाँ अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 2 करें तो कितना आ जाएगा 20, और प्लस 2 कर देंगे तो 22 आ जाएगा। अगला नंबर देख लेते हैं। 22 में मल्टीप्लाई 2 का किया तो कितना हुआ 44, 44 में प्लस 2 कर देंगे 46। मतलब ये तीनों यहाँ पर इस सीरीज को मैच कर गए। अगला देख लेते हैं। 46 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 92, और 92 प्लस 2 करेंगे तो कितना आना चाहिए 94 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 94, हमें क्या दिया है 92 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ। अब अगला और मैच कर लेते हैं। 94 इंटू 2 किया प्लस 2 किया, 94 इंटू 2 कितना हो जाएगा 188, 188 प्लस 2 कितना हो जाएगा 190। मतलब ये भी इसमें मैच कर रहा है। 190 इंटू 2 380, 380 प्लस 2 कितना हो जाएगा 382। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है। जो इनकरेक्ट नंबर है वो गलत नंबर है, वो कौन सा है आपका 92। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 92। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका गलत पहचानना है, इसमें से गलत कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। ये जो पहला नंबर दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, इनके बीच में अलग रिलेशन है। तीसरा चौथा 5वां 6वें के बीच में अलग रिलेशन है, और 7वां 8वें 90 के बीच में अलग रिलेशन है। पहली संख्या का स्क्वायर दिया है दूसरी संख्या की जगह पर, और पहली संख्या का क्यूब दिया है तीसरी संख्या की जगह पर। मतलब 3 का जो स्क्वायर है वो 9 होता है, 3 का क्यूब होता है वो 27 होता है, तो ये सही दिया है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो ये भी क्या दिया है यहाँ पर सही दिया है। अगला क्या दिया है 5 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 5 का क्यूब क्या हो जाता है 125। लेकिन 125 ना होके यहाँ ये नंबर कितना लिखा है 120। तो जो इनकरेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका 120। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है अगला, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि जो ये सेंसलेस लिखा है इसको कोड किया जाता है इससे, तो BLACKEN को कैसे कोड किया जाएगा। अब इसका कोड क्या लिखा है SEN
सेंसलेस, सेंसलेस को क्या लिखा है E3INS4। हमको किसका कोड निकालना है BLACKEN का। अब यहाँ रिलेशन देखिए, रिलेशन कौन सा दिया है, ये जो सारे वर्ड दिए हैं ये आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए हैं, अल्फाबेटिकल में ऑर्डर में दिए हैं। तो पहले इनमें से सब में से कौन सा वर्ड आएगा, ई आएगा। कौन सा वर्ड आएगा, ई कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो क्या लिख दिया यहाँ पर E3। ई के बाद क्या आता है FGHI, क्या आता है आई आता है, सॉरी आई नहीं है ये एल है, एल है, क्या है ये एल है, IJKL आता है, फिर हमने एल लिख दिया, एल के बाद MN आता है, एन फिर लिख दिया यहाँ पर स्मॉल लेटर में, एन के बाद क्या आता है, एक अक्षर बचा आपका एस लिख दिया। अब एस कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो एस 4 लिख दिया। इसी तरीके से नीचे आते हैं, सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, ए आता है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, ये दोनों लिख दिए। बी के बाद क्या आता है, सी आता है, सी के बाद डी नहीं है, फिर इसके बाद क्या आएगा ई के बाद क्या आता है FGHIJ, के दिया है, के यहाँ पर क्या लिख देंगे ऐसा कैसा के एल, उसके बाद लिख देंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा एन। तो ये कोड क्या बनेगा ABCEKLN। तो ये कौन से में दिया है आपके में, ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ये क्वेश्चन आपका कोड पर आधारित है। कोड पर आधारित क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि वॉल को रूफ, विंडो को डोर, वेंटिलेटर को चिमनी और फ्लोर को वेंटिलेटर कहा जाता है, तो चिमनी तथा चिमनी को फ्लोर कहा जाता है, तो रसोई से गैस निकालने वाले धुएं का निर्गम द्वार क्या होगा। तो रसोई से जो धुआं निकलता है वो किसकी सहायता से निकलता है, वो निकलता है चिमनी की सहायता से। और चिमनी का कोड यहाँ पर क्या दिया है, फ्लोर, तो हम आंसर कौन सा टिक करेंगे, फ्लोर। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि विंबलडन ट्रॉफी से इन्हें सम्मानित किया जाता है। विंबलडन ट्रॉफी से किसको सम्मानित किया जाता है, तो विंबलडन ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है इंडिविजुअल्स, यानी कि हर एक व्यक्ति को। ये देशों को नहीं इंडिकेट करती, ये किसको इंडिकेट करती है, व्यक्तियों को। किसको अवार्ड दिया जाता है विंबलडन ट्रॉफी का, व्यक्तियों को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका कोड पर आधारित है। क्वेश्चन क्या दिया है कि इसका कोड हमें दिया है ये, और इसका कोड दिया है ये, इसका कोड दिया है ये, और तो टेम्पर के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब टेम्पर हमें दिया कहाँ कहाँ पर है, टेम्पर हमें दिया है कंट्रोल राइजिंग टेम्पर, सिर्फ इस वर्ड में। इसमें कौन कौन से कॉमन वर्ड यूज किए गए हैं, एक तो आपका कंट्रोल यूज किया गया है यहाँ पर और कंट्रोल यूज हुआ है यहाँ पर। तो दोनों में जो कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड दोनों में कौन सा है, रोड, ROD दोनों जगह कॉमन है, तो ये हमने यहाँ पर चूज कर लिया। अगला वर्ड दिया है राइजिंग, राइजिंग यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो दोनों जगह जो मैच वर्ड है वो दिया है आपका 10, कौन सा है 10। जो टेम्पर का जो वर्ड बचा है अकेला, वो कौन सा बचा है, GOV। तो टेम्पर का कोड क्या निकल के आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 GOV। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि इंस्टीट्यूशन का कोड दिया है ये, तो प्रोसीजर का कोड क्या होगा, इंस्टीट्यूशन का कोड क्या दिया है, INSTITUTION। इसका कोड क्या दिया है, इसका कोड दिया है NOITUTITSNI, ये दिया है। तो हमें कोड निकालना है प्रोसीजर का, PROCEDURE। यहाँ पर अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये जो इस तरीके से दिया है, इसको कैसे लिखा गया है, इधर के लिए आई यहाँ पर लास्ट में है, आई के बाद N, INSTITUTION, इंस्टीट्यूशन अपोजिट में हो गया। इसको हम जब अपोजिट में लिखेंगे तो क्या करेंगे, PROCEDURE,
इस तरीके से लिख लेंगे तो सीधा वर्ड क्या निकल के आएगा, ERUDECORP, ये निकल के आएगा। ये कौन से कोड में दिया है, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इनमें से विषम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विषम ज्ञात करना है। विषम कैसे ज्ञात करेंगे, ये सारे नंबर ही हमें स्क्वायर दिए हैं। पहले दिया है हमें 5 का स्क्वायर, फिर दिया है 6 का स्क्वायर, फिर दिया है 7 का स्क्वायर, फिर दिया है 11 का स्क्वायर और फिर दिया है 13 का स्क्वायर। सारे नंबर ही स्क्वायर दिए हैं, लेकिन इनमें भी एक विषम निकल के आएगा। विषम कौन सा निकल के आएगा, ये नंबर, क्योंकि ये जो सारे नंबर हैं ये क्या दिए हैं हमें, अभाज्य संख्याएं दी हैं, यानी कि प्राइम नंबर दिए हैं। ये आपकी एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये संख्या आपकी 2 और 3 से डिवाइड हो जाती है। तो आंसर यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, 36। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि महाकाल भारत के कितने ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो महाकाल कितने ज्योतिर्लिंगों में से एक है, भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग हैं, 12, जिनमें से महाकाल एक है। तो आंसर यहाँ पर हम क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 12। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, क्वेश्चन दिया है कि अगर इन दोनों वर्गों को अतिव्यापित किया जाता है, यानी कि ओवरलैप किया जाता है, तो इनमें से कौन सा विकल्प बनेगा। देखिए पहला विकल्प बन रहा है या नहीं। इस कोने में क्या दिया है आपको, ये डार्क दिया है, यहाँ पर डार्क नहीं है तो ये यहाँ क्रॉस हो गया, यहाँ पर भी ये डार्क नहीं है, ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया। हमें क्या चाहिए, यहाँ डार्क चाहिए, यहाँ पर लाइट चाहिए। ये किस में मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है हमें ओनली ऑन ऑप्शन नंबर 4 में। तो आंसर हम कौन सा टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि x और y दो वास्तविक संख्याएं हैं, जिनमें से इस मान का 7x + 4y डिवाइडेड बाय 4x - 2y के मान का परिकलन करना है। जहां दिया गया है कि x अनुपात 2, y बराबर 3:2 है। हमें क्या दिया है, x अनुपात 2, y बराबर क्या दिया है, 3:2। तो यहाँ से x और y का रेशियो क्या निकल आएगा, x/y का रेशियो निकल आया 3 और 2। मतलब सीधी सीधी यहाँ से x और y की हमको वैल्यू पता चल गई। अब ये जो नंबर दिया है, ये जो इक्वेशन दी है, इसमें हमें x और y की वैल्यू रख देंगे। 7 x की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पर 3 दी है, 3 लिख दी हमने। फिर 4 कर दिया, y की वैल्यू क्या दी है, 2 दी है। डिवाइड किससे कर दिया, 4x की वैल्यू क्या है, 3 - 2 और y की वैल्यू क्या दी है, सॉरी 1 आएगी। यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो y की वैल्यू हम यहाँ क्या कर देंगे, 1, दोनों जगह 1 1 कर देंगे। इसको थोड़ा सा मिटा के लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू दोनों जगह क्या आ जाएगी आपकी, 1 लिखी आ जाएगी आपकी वैल्यू दोनों जगह। तो ये कर दिया हमने, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो ये कितना हो गया, 7 और 7 × 3 21, 21 + 4। नीचे क्या कर देंगे, 4 × 3 12, 12 - 2। ऊपर कितना हो गया, 21 और 4 25। नीचे कितना हो गया, 12 - 2 बराबर 10। 5 से इसको कैंसिल करें तो ये कितने बार हुआ, 5 बार। और ये कितने बार कैंसिल हुआ, 2 बार। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 5/2। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका पूछा है, इसमें इसकी अगली सीरीज में कौन सा आएगा, ये पूछा है। अगला जो आपका चित्र बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो कैसे किया है इसमें, इसको देख लेते हैं हम। इसमें क्या दिया है, ये यहाँ पर ये तीनों एरिया शेडेड दिए हैं। अब इसमें हमें क्या दिया है कि ये जो दोनों शेडेड रीजन हैं, ये इस वाले के इस साइड में रख दिए गए हैं, ये यहाँ पर कॉमन रखा है। अब अगले में क्या किया है, अगले में ये यहाँ पर कॉमन रखा है, इन दोनों को कहाँ पर कर दिया गया है, इस जगह पर। देखिए इसमें करेक्ट दिया है, मतलब ये तीनों यहाँ पर भरे हुए दिख रहे हैं। अब अगले में क्या करेंगे, ये यहीं पर रखा रहेगा, ये दोनों कहाँ पर आ जाएंगे, इस जगह पर। तो देखिए ये तीनों भरे हुए आ गए। अब अगले में क्या होगा, ये तो यहीं पर रहेगा, लेकिन ये दोनों कहाँ पर आ जाएंगे, इस जगह पर। तो हमें कौन से भरे हुए मिलेंगे इन तीनों में से,
इन तीनों में से ये सही से नहीं बना, तो हम इसी में दिखा देते हैं। इन तीनों में से हमको ये तीनों भरे हुए मिलेंगे, ये तीनों वाले। तो ये तीनों भरे आपके कौन से ऑप्शन में दिए हैं? ऑप्शन नंबर 1 में दिए हैं। ये तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले में पूछा है कि इस क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। तो इस क्रम में देखिए आप अगली आकृति कौन सी आएगी, यहाँ पर क्रम कौन सा बन रहा है देख लेते हैं। ये लाइन हमें 5-6 लाइन जो भी दी हुई हैं, अब ये जो आपका ऊपर ये डैश ये लाइन है, यहाँ पर ये लाइन है, अगले में ये लाइन इधर खिसक जाएगी और ये लाइन कहाँ खिसक जाएगी? इधर। देखिए खिसक के आ गई। अब अगले में ये लाइन इधर खिसक जाएगी और ये लाइन कहाँ खिसक जाएगी? इधर। देखिए ये खिसक के आ गई इधर। अगले में क्या किया है, ये लाइन इधर खिसक के आ गई है और ये लाइन कहाँ चली गई? इधर। तो ये भी हो गई। अब इसके अगले में क्या होगा? इसके अगले में आपका कौन सा वाला चित्र बनेगा? चलिए देखते हैं। इसके अगले में अब ये जो लाइन है फिर से इधर खिसक के आ जाएगी और ये लाइन कहाँ खिसक के आ जाएगी? फिर से इधर। तो आपका चित्र किसके जैसा बनेगा? चित्र बनेगा आपका तीसरे के जैसा, जो दिया है आपके ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल दिया है जिसका योग कितना दिया है? 25 वर्ग सेंटीमीटर। एक वर्ग की साइड दे दी एक ए स्क्वायर प्लस एक वर्ग की साइड दे दी बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपके पास? 25। ये हो गया। अब वर्ग के आधारों के बीच 1 सेंटीमीटर का अंतर है, तो b को हम क्या लिख सकते हैं? b को हमने a+1 लिख लिया। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस a+1 का होल स्क्वायर बराबर किसके हो गया? 25 के। अब इसको ओपन करिए, ओपन करने पर ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस 2a+1 बराबर 25। तो ये कितना हो गया? 2a स्क्वायर प्लस 2a। 25 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बराबर हो गया 24। इस इक्वेशन को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस a बराबर कितना हो गया? 12। अब 12 के ऐसे कौन से 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनका जो डिफरेंस आएगा वो 1 a आएगा? तो 2 फैक्टर कौन से हो जाएंगे? 4 और 3। ये 2 फैक्टर हो गए। तो एक कौन सा हो गया? a+1 क्या हो गया? 4 और a क्या हो गया? यहाँ पर 3 हो गया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा? तो बड़े वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? 4। तो 4 का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर? 16 वर्ग मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक वस्तु का मूल्य $40 के वास्तविक मूल्य से $50 के वर्तमान मूल्य में परिवर्तित हो गया, तो परिवर्तन प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन पूछा है परिवर्तन प्रतिशत कितना है। पहले कितना था? 40, अब कितना हो गया? 50। परिवर्तन कितना हुआ? 10 पे हुआ, 10 का हुआ। 10 का परिवर्तन कितने पे हुआ है? 40 पे। स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी? 40 थी, तो परसेंटेज निकाल लेंगे। 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 4 से 100 कैंसिल हुआ, 25 हुआ। तो परिवर्तन प्रतिशत कितना था? 25% था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक पुरुष 36 रुपए में 3 दर्जन संतरे खरीदता है, वो उनमें से 20% 5% की हानि पर बेच देता है और किस प्रतिशत लाभ पर बेचे? उससे संतरे बेचने चाहिए जिससे 10% का संपूर्ण उसको लाभ हो। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपलिसिटी से कैसे सॉल्व करेंगे? एलिगेशन से। एलिगेशन से कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 5% हानि दी है, अगली वैल्यू हमें नहीं दी, लेकिन कुल वैल्यू यहाँ पर लाभ की दी है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ 5% हानि हो गई। यहाँ पर कितना लाभ है ये हमें नहीं दिया, लेकिन लाभ है, तो हमने वैल्यू किस में लिख दी? प्लस में लिख दी। अब हमें कुल क्या हो रहा है? कुल लाभ भी हो रहा है, वो कितने का हो रहा है? 10% का हो रहा है, तो हमने ये +10 कर लिया। अब रेशियो कैसे बांटेंगे? रेशियो हमने बांटा कि उसने 20% को 5% की हानि पर बेचा, तो 20% को अगर 5% की हानि पर बेचा तो बाकी कितना बचा? 80%, जिनको वो x% के लाभ पे बेचेगा। तो इनका रेशियो क्या निकल के आ जाएगा? 20 से एक बार ये कितना हो गया? 4 बार। तो इनका रेशियो सीधा सीधा क्या निकल के आ गया? ये यहाँ पर इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं।
तो यहाँ से जो सीधा सीधा इनका रेशियो है वो हमें क्या मिल गया, 1:4 मिल गया। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 मिलना चाहिए, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हम इधर ना लिख के ये वैल्यू हम कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ। ये क्या आ गया -5, ये क्या आ गया +x, ये क्या हो गया +10, और यहाँ रेशियो कितना है 20% यानी कि 1, और यहाँ क्या आया 80% यानी कि 4। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, x में से 10 को माइनस किया, बड़ी वैल्यू में से छोटी को किया, x - 10, नीचे क्या कर देंगे 10 -5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x - 10 का जो रेशियो है वो कितना दिया है 1, और 10 -5 का जो रेशियो है वो दिया है 4 के बराबर। तो चलिए देख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x - 10, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू ऊपर जाके ये कितनी हो गई, ये वैल्यू कितनी हो गई 15। 15 बराबर किसके हो जाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई इधर किया तो 4x माइनस के 40 के, 40 से इधर गया तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 और 15 यानी कि 55। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4 से इसको कैंसिल कर दिया एक बार, ये 15 हो गया, 4 से ये कैंसिल हुआ 3 बार, फिर ये 7 बार, और फिर 5 बार। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 13.75। तो आंसर क्या कर देंगे हम, 13.75% में। बाकी संतरे उसको बेचने पड़ेंगे, पहले उसको 5% की हानि हुई, जिससे संपूर्ण जो लाभ है वो कितना निकल के आएगा, 10% का। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि समीकरण इसके मूल क्या दिए हैं, m और n दिए हैं, तो 1/m + 1/n का मान क्या होगा। वैसे हम सिंपल इक्वेशन में देखते हैं तो उसके मूल क्या होते हैं, अल्फा बीटा, ये 2 मूल होते हैं। कौन से 2 मूल होते हैं, अल्फा बीटा, जिसमें से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा ना मान के हमने क्या मान लिया, m और n मान लिया। तो m और n में से m + n की वैल्यू क्या हो जाती है, m + n की वैल्यू हो जाती है माइनस के b, तो ये कितना हो गया -3 डिवाइडेड बाय अपॉन a, ये हो गया। और m और n की वैल्यू क्या होती है, mn होता है c/a यानी कि 1/1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस के 3/1 को हम क्या लिख सकते हैं, ओनली 3। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 + m और 1 + n की। 1 + m और 1 + n को क्या लिख सकते हैं, इनका हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया mn में डिवाइड किया m का, तो कौन सी वैल्यू बची n, और n का डिवाइड mn में किया तो कौन सी बची वैल्यू m। तो m + n की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है 3, और mn की वैल्यू यहाँ पर दी है 1। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 3। 1/m + 1/n का मान क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 3 निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि a b से 4 वर्ष बड़ा है, तो a बड़ा है b से 4 वर्ष, तो b में अगर 4 जोड़ देंगे तो हम a की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a - b बराबर भी 4 लिख सकते हैं। अब दिया है a और b की आयु के वर्ग का अंतर दिया है 80 के बराबर, तो a स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर कितना दिया है 80 के बराबर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a + b और a - b बराबर कितने के हो जाएगा 80 के। a - b की वैल्यू दी है हमें यहाँ पर 4, तो a + b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 80/4, 4 से इसको कैंसिल कर दें। तो हमको क्या निकालना है, a और b की आयु का योग उनकी का कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर 20। आयु का योग कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर 20। चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी एक क्रेता को 160 रुपए में 2.5 किलो अधिक चीनी प्राप्त करने का अवसर देती है। तो चीनी की प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। अच्छा,
कमी कितनी हो रही है 20% की। पहले वैल्यू कितनी थी 100 रुपए की थी, 20% की कमी होने के बाद वो वैल्यू कितने की मिल गई 80 की मिल गई। चलिए इसको सिंपल रेशियो में तोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। सिंपल रेशियो मिल गया यहाँ कि पहले किसी भी चीज की कीमत मतलब चीनी की कीमत थी 5 रुपए, अब 20% कम होकर उसकी कीमत कितनी रह गई है 4 रुपए। तो सामान की जो कीमत रहती है वो सामान का जो रेशियो होता है वो क्या हो जाता है जस्ट इसके अपोजिट। मतलब पहले इतने रुपए में वो कितना सामान खरीद पा रहा था 4 सामान, अब कितना खरीद पा रहा है 5। अपोजिट कर दिया एकदम इनको। मतलब यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना हो रहा है 1 का, लेकिन वो कितने किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पा रहा है 2.5 किलोग्राम। तो 1 की वैल्यू मतलब 2.5 किलो हो गई। तो यहाँ से इनका जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी 2.5 इंटू 4 बराबर 10 और 15 इंटू 2.5 बराबर वो 5 इंटू 2.5 बराबर कितना हो जाएगा 12.5। मतलब पहले 160 रुपए में वो 10 किलोग्राम चीनी खरीद पा रहा था, अब कितने किलोग्राम चीनी खरीद पा रहा है 12.5 किलो। तो हमसे क्या पूछा है कि उसकी वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। वास्तविक मूल्य कौन सा था पहले वाला। वास्तविक मूल्य कौन सा था पहले वाला। तो वास्तविक मूल्य क्या हो गया 160 रुपए में वो कितने किलोग्राम चीनी खरीद रहा है 10 किलोग्राम। तो मूल्य क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर 16 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि जयसिम ने XYZ कंपनी के 60 शेयर 4,000 रुपए में खरीदे। कितने शेयर खरीदे 60 शेयर खरीदे, कितने रुपए में 4,000 रुपए में। बाद में 3600 रुपए में 40 शेयर खरीदे। 40 शेयर कितने में खरीदे 3600 रुपए में। अब किस मूल्य पर उसे अतिरिक्त 50 शेयर खरीदने चाहिए, मतलब 50 शेयर और उसको किस मूल्य पर खरीदने चाहिए कि प्रत्येक शेयर का औसत मूल्य उसको 80 रुपए प्राप्त पड़े। तो टोटल शेयर उसको कितने मिले 60 40 100 और 150। तो 150 इंटू प्रत्येक शेयर कितने का पड़ना चाहिए 80 का। 15 इंटू 8 की वैल्यू क्या होती है 15 8 होता है 120। तो टोटल कितने के पड़ने चाहिए ये 12,000 के। 12,000 में से इन दो की वैल्यू हमें दी है, इसकी वैल्यू नहीं दी। तो इन टोटल इनका कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इनका 7,600। 7,600 को हम किस में से माइनस कर देंगे 12,000 में से। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4400 रुपये। तो 50 जो शेयर हैं उसको कितने मूल्य पर खरीदने चाहिए 4400 रुपये में, जिससे प्रत्येक शेयर का औसत मूल्य क्या निकल के आएगा 80 रुपये निकल के आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 60% है। ए का वेतन कितना है बी के वेतन का 60% है और बी का वेतन सी के वेतन का 75% है। तो बी का जो वेतन है वो सी के वेतन का 75% है। तो यहाँ से इनका रेशियो निकाल लेते हैं। 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 2 से इसको कैंसिल कर दिया 3 बार, इसको कैंसिल कर दिया 5 बार। तो यहाँ से ए बटा बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई 3/5। यहाँ से 25 से ये कैंसिल हुआ 3 बार, ये कैंसिल हुआ 4 बार। तो बी बटा सी की वैल्यू क्या निकल के आ गई 3:4। तो रेशियो निकाल लेते हैं हम ए बी सी का। तो रेशियो यहाँ क्या आ जाएगा 3 और 5 और यहाँ क्या आ जाएगा 3 और 4। तो कुल मिला के ये रेशियो कितना हो जाएगा, ए का रेशियो निकल के आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 9, बी का रेशियो हो जाएगा 5 इंटू 3 मतलब 15 और सी का रेशियो निकल के आ जाएगा 5 इंटू 4 20। हमको क्या पूछा है कि सी का वेतन का कितना परसेंट ए का वेतन है। तो सी के वेतन कितना दिया है सी का वेतन, यहाँ पर इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ये रेशियो आप देख लीजिए, ए बटे बी का रेशियो 3/5, बी और सी का रेशियो 3/4। ए बी का रेशियो 3/5 और बी और सी का रेशियो 3 और 4। तो यहाँ पर कुल रेशियो क्या आ गया 3 और 3 9, ये क्या आ गया 5 और 3 15 और ये कितना हो गया आपके पास 5 और 4 20। अब पूछा है सी के वेतन का कितना परसेंट ए का वेतन है। तो ए का वेतन यहाँ पर कितना दिया है 9 दिया है, मतलब 9 यहाँ पर 20 का कितना परसेंट निकल के आ रहा है देख लेते हैं। 20 इंटू 5 बराबर 100 होता है, 9 इंटू 5 बराबर कितना होता है 45। तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है 45%। तो आंसर यहाँ पर क्या टिक कर देंगे हम ऑप्शन नंबर 3। चलिए
अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं एक खेत को काटने में 43 दिन लगाते हैं, तो 3 पुरुष बराबर किसके हैं? 3 मेल बराबर कितने हैं? 4 फीमेल के। तो रेशियो क्या निकल के आ जाएगा? मेल और फीमेल का यहाँ पर 4/3। मेल और फीमेल का रेशियो क्या निकल के आ गया? 4/3। अब क्या दिया है यहाँ पर? 3 पुरुष या 4 महिलाएं एक खेत को काटने में 43 दिन लगाते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाओं को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो एक ही कोई कंडीशन यहाँ से लेके चलते हैं, क्योंकि दोनों चीज दी हैं, या तो पुरुष लेना है या फिर महिलाएं लेना है। तो हमने 3 पुरुष ले लिए। अब 3 यहाँ पर पुरुषों की संख्या ले ली, और पुरुषों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 4 दी है। ये कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 43 दिन में। बराबर कर दिया। किसके? काम तो बराबर ही है। 7 पुरुष कर रहे हैं, तो 7 पुरुषों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी दी है? 4 प्लस और 5 महिलाएं, और मतलब दोनों जुड़ेंगे 5 महिलाएं, तो 5 इंटू महिलाओं की संख्या लिख ली, और महिलाओं की जो एफिशिएंसी है वो यहाँ लिख ली। ये बराबर कितने दिन में करेंगे? x दिन में। तो ये कितना हो गया? 12 इंटू 43। ये कितना हो गया? 7 चौक 28 प्लस 5 3 15। ये कितना हो गया आपका? इंटू एक्स हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 43। ये बराबर किसके हो जाएगा? ये टोटल 43 एक्स। 43 से 43 को कैंसिल कर दिया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आ गई? 12। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 12। 12 दिन में 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को पूरा कर देंगे। कितने काम को? जितने काम को 3 पुरुष या फिर 4 महिलाएं 43 दिन में करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सचिन राहुल से 7 वर्ष छोटा है, तो बड़ा कौन है? राहुल है। और राहुल और सचिन का जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 दिया है, और उनकी आयु का अनुपात दिया है 7:9। बड़ा कौन है? राहुल है, तो राहुल का अनुपात बड़ा हो जाएगा, और छोटा कौन है? सचिन। सचिन का अनुपात हो जाएगा छोटा। इन दोनों का जो अंतर है यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ ओरिजिनली ये अंतर कितने के बराबर है? 7 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई 7/2 के बराबर। अब हमें क्या पूछा है? सचिन की आयु ज्ञात करनी है। सचिन की आयु कितनी है? 7 है, तो 7 इंटू 7/2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 49/2। और 49/2 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 24.5। 49/2 को क्या लिख सकते हैं? 24.5। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? यदि 21,565 रुपए की राशि को 3 भागों में इस अनुपात में विभाजित किया जाए तो लघुत्तम भाग क्या होगा? तो टोटल कितने भाग हैं? 4, 6 और 9। तो इनको टोटल कर देते हैं। 4x प्लस 6x प्लस 9x की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 1 5 6 5। इसको टोटल करेंगे। टोटल करने पर ये कितना हो जाएगा? 4 और 6 10 और 9 19x। 19x बराबर किसके हो जाएगा? 21,565 के। 19 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 19 से इसको कैंसिल करने पर 1135। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 1135। हमको क्या पूछा है? सबसे लघुत्तम भाग कितना होगा? सबसे छोटा भाग कौन सा है? 4x। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 4 से। x की वैल्यू तो हमें दी हुई है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा पीछे 0 4 5 और 4 4,540। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 रेल एक ही स्थान से आरंभ होती हैं और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलती हैं। यदि वो समान दिशा में चल रही हैं तो 85 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा? दूरी कितनी दी है? 85 किलोमीटर दी है। अब समय जो हमें चाल लेनी है वो लेनी है सापेक्ष चाल, यानी कि रिलेटिव स्पीड लेनी है। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो क्या कर देते हैं प्लस, और जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो क्या कर देते हैं माइनस। यहाँ किस डायरेक्शन में चल रही हैं? यहाँ चल रही हैं वो समान दिशा में, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, तो माइनस कर देंगे। तो ये क्या होगी? यहाँ पर 55, 55 में से माइनस कर देंगे 50, तो बराबर कितनी हो जाएगी? 85/5। 5 से इसको कैंसिल किया 85 को, ये कितना हुआ?
5 से इसको कैंसिल किया तो ये कितना हुआ 17, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 17 घंटे। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 17 घंटे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा है कि ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, मतलब ए की एफिशिएंसी 3 गुनी अच्छी है किससे, बी से। दोनों एक साथ एक कार्य को 18 दिन में पूर्ण करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, और 4 की एफिशिएंसी ये 18 दिन में काम पूर्ण करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 18 × 4 कितना हो जाएगा, 72। तो क्या पूछा है कि कितने दिनों में बी अकेला उसी कार्य को पूर्ण करेगा, तो टोटल काम कितना है, 72 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 72/1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72। बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 72 दिनों में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इसमें हमको बताना है कि कौन सा अलग है, तो कौन सा अलग है, अच्छे से पकड़ में आ जाएगा। देखिए ये T/PPR, यहाँ पर T/PPR, यहाँ T/PPR, यहाँ पर भी T/PPR, तो जो गलत है वो कौन सा है, T/PPR। ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो दिया है वो गलत दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं इसको, कि रोज के परिवार में उसकी दादाजी, माता पिता और भाई सम्मिलित हैं, मतलब यहाँ पर उसके परिवार की जो औसत आयु है वो 42 वर्षीय दादाजी की मृत्यु होने पर घटकर कितनी हो जाती है, 46 हो जाती है। अगले वर्ष यह औसत कम हो गया और 35 वर्ष तक ही रह गया जब रोज के भाई का विवाह सीलिया से हुआ, तो सीलिया की आयु क्या रही होगी। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है इसमें, कि रोज के परिवार में उसके दादाजी, माता पिता और भाई सम्मिलित हैं। क्या दिया है यहाँ पर कि उसके परिवार की औसत आयु उसके 82 वर्षीय दादाजी की मृत्यु होने पर घटकर 46 हो जाती है। तो ये इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर। इसमें क्या दिया है कि घटकर 46 नहीं होती बल्कि 46 से घटती है, 46 से घटेगी। तो फिर क्या दिया है कि अगले वर्ष वह औसत और कम हो गया और 35 वर्ष तक ही रह गया जब रोज के भाई का विवाह सीलिया से हुआ, तो सीलिया की आयु क्या रही होगी। कैसे निकालेंगे, हमने रोज की, मदर की, फादर की प्लस ब्रदर की, यहाँ पर सब में कॉमन है तो इसको क्या मान लिया हमने, ए मान लिया, ठीक है। यहाँ पर ए ये ले लिया, और दादाजी की औसत आयु कितनी थी, दादाजी की एज कितनी थी 82, कितने लोगों का औसत था ये, 5 लोगों का, और औसत कितना था 46, तो टोटल a + 82 मतलब पांचों की एज मिला के यहाँ पर कितनी हो गई, पांचों की एज मिला के हो जाएगी यहाँ पर 230, कितनी हो जाएगी 230। तो अगर हम a निकालेंगे मतलब रोज, मदर, फादर और ब्रदर की एज निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 230 माइनस के 82, तो ये कितनी निकल के आ जाएगी 148। अब ये चारों की एज कितनी निकली, 148 निकली। अब 148 तो ये एज पहले से थी, प्लस किसकी एज और जुड़ेगी, सीलिया की, किसकी एज, विवाह किससे हुआ था, सीलिया से। तो अब इनका औसत कितना हो गया, अब इनका औसत हो जाएगा 35, और कितने लोगों का औसत है ये, 5 लोगों का, तो ये टोटल कितना निकल के आ जाएगा, ये टोटल निकल के आ जाएगा आपके पास 175। और यहाँ पर इसमें एज आपकी कौन सी और जुड़ेगी, क्या पूछा है कि अगले वर्ष यह औसत और कम हो गया, तो अगले वर्ष मतलब इन चारों की एज में रोज प्लस मदर प्लस फादर प्लस ब्रदर की एज में क्या 1-1 साल और जुड़ जाएगा, तो कितने साल जुड़ जाएंगे यहाँ पर 4 साल। तो यहाँ पर 148 + 4 + सी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास, 175 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 175 - 148 में से हमने
एक 4 को जोड़ दिया तो कितनी आ गई जी आपके पास 152। 175 में से 152 को माइनस करेंगे तो एज कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास 23 साल। तो सीलिया की एज यहाँ पर कितनी हो जाएगी 23 ईयर्स। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक 5 सदस्य वाले परिवार की औसत कितनी है 18 है। यदि दादाजी की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 12 वर्ष अधिक बढ़ जाता है। पहले 5 सदस्यों का औसत कितना था 18 था, अब दादाजी को और शामिल कर लिया, मतलब टोटल आदमी कितने हो गए 6 हो गए, औसत कितना बढ़ गया 12 तक बढ़ गया, मतलब 18 + 12 हो गया। औसत अब कितना बढ़ गया यहाँ पर, ये औसत अब कितना हो गया 30। 12 औसत कितने लोगों का बढ़ा है 5 लोगों का, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, एज 60 हो गई, प्लस एज और कितनी थी, जो एज वहां पर दी हुई थी वो एज कितनी थी, एक सेकेंड, यहां पर क्या दिया है इसमें, चलिए इसको डायरेक्टली ही हम बेसिक से ही सॉल्व कर लेते हैं। 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी 18 थी। 5 सदस्यों की औसत आयु अगर 18 थी तो उनका टोटल कितना हो गया, उनका टोटल हो गया यहाँ पर आपका 90। अब ये 90 में एक की एज मतलब दादाजी की एज और जुड़ गई तो औसत यहाँ पर आपका कितना हो गया 12 तक बढ़ गया, तो 18 पहले था 12 और बढ़ गया, औसत कितना हो गया 30। टोटली ये औसत कितने लोगों का दिया 6 लोगों का, तो यहाँ पर टोटल आपका कितना हो जाएगा 180। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 180 माइनस के 90 बराबर के 90 साल। एज कितनी आ जाएगी यहाँ पर 90 साल। और इसको हम उस तरीके से कर रहे थे वो भी आ जाएगा कि 5 सदस्यों की औसत बड़ी कितने से है 12 वर्ष से बड़ी है, तो 12 × 5 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। और पहले औसत कितना था 18 था, अब कितना हो गया 12, तो ये टोटल अब औसत कितना हो गया 13, तो ये औसत भी किस एज में जुड़ जाएगा इस एज में, तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर 90। एक लाइन में यहाँ पर इसका क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 15 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु कितनी दी है 20 दी है। यदि शिक्षक की भी आयु को शामिल कर ली जाए तो 20 वर्षीय छात्र को हटा दिया जाए तो कक्षा की औसत आयु 1 से बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करिए, मतलब एक व्यक्ति 20 वर्ष का एक छात्र घटा दिया और शिक्षक को ऐड कर लिया तो टोटल नंबर फिर भी कितने रहे 15 ही रहे। पहले औसत कितना था, पहले 20 था, अब एक और बढ़ गया तो 15 लोगों का एक एक और औसत बढ़ेगा तो कितना एज बढ़ेगी 15 साल, तो टोटल एज उसकी कितनी निकल के आ जाएगी 35 वर्ष। टीचर की एज यानी शिक्षक की एज कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ पर 35 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन दिया है कि सेक्शन ए के 75 छात्रों का औसत कितना दिया है 60 किलोग्राम और सेक्शन बी के 25 छात्रों का औसत कितना दिया है 52। तो कक्षा के सभी 100 छात्रों का लगभग औसत वजन ज्ञात करिए। तो 75 छात्रों का औसत वजन कितना दिया है 60 प्लस 25 छात्रों का औसत वजन कितना दिया है 25 छात्रों का औसत वजन दिया है 52। हमें कितने का निकालना है, कुल मिला के 100 का औसत वजन निकालना है। तो ये टोटल आपका पास कितना हो जाएगा 75 × 60 कितना हो जाएगा आपके पास 4500 प्लस 25 × 52 कितना हो जाता है 1300। बटे किससे करेंगे हम 100 से, 45 और 1300 मिला के कितने हो गए 5800। 5800 बटे 100 से कैंसिल कर दिया तो एवरेज कितना निकल के आ जाएगा आपके पास 58। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 58। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि एक थैले में 2, 3, 5 के अनुपात में 50, 20 और 10 रुपए के नोट हैं। यदि थैले में कुल राशि 4200 रुपए है तो 20 रुपए के कितने नोट हैं। 50 रुपए के कितने नोट हैं 2 अनुपात में, 20 रुपए के कितने नोट हैं 3 के अनुपात में और 10 रुपए के कितने नोट हैं 5 के अनुपात में। टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 50 × 2x प्लस कितना हो गया 20 × 3x प्लस कितना हो गया 10 × 5x बराबर कितना हो गया 4200। टोटल कितना हो गया 50 × 2 बराबर 100x प्लस 20 × 3 बराबर 60x प्लस 10 × 5 बराबर 50x। 100, 60 और 50 बराबर कितने हो गए 210x के। 210x बराबर कितने के हो गया 4200 के।
0 से 0 को कैंसिल कर लिया, 21 से 42 हो गया, 2 बार कैंसिल, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी आ गई 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। 20 रुपए के नोट कितने थे 3 थे, 3x था, तो 3 इंटू 20 बराबर 20 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे आपके पास 60। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है कि काजल का चेहरा उत्तर की ओर है। कहां पर है, उत्तर की ओर है। उत्तर किस दिशा में है, ये हमने दिशा बना दी, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। काजल का चेहरा कहां की तरफ है, उत्तर की ओर है, मतलब इस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में। अब वह अपने दाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है उत्तर की ओर, यानी इस ओर वो देख रही है, वो अपने दाएं मुड़ेगी, दाएं मुड़ गई इस तरीके से, और कितना चल रही है 25 मीटर चल रही है। अब वो फिर बाएं मुड़ती है, ये यहाँ पर हमने यहाँ ना बना के हम इसको कहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर। ये कितना चल रही है 25, अब फिर अपने बाएं मुड़ रही है, तो बाएं कहाँ हो जाएगा इस ओर, इस ओर चल के वो कितना चलती है 30 मीटर, 30 मीटर चलती है। अब वह फिर से अपने दाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ गई 25 मीटर चली, और वो फिर से अपने दाएं मुड़ती है और 55 मीटर चली, फिर से अपने दाएं मुड़ के इस तरफ दाएं है, तो ये कितना चली आप 55। आखिरकार वो दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, इस ओर से दाएं कहाँ हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ कितनी चलती है ये 40 मीटर चलती है। तो प्रारंभिक बिंदु से अब उसका चेहरा कौन सी दिशा में है, तो कहाँ तक पहुंचती है, यहाँ तक। प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, यहाँ डायरेक्शन में, अब किस दिशा में है, इस दिशा में है डायरेक्शन में, तो ये कौन सी दिशा है, ये है आपकी दक्षिण पूर्व। आंसर क्या हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि यदि 26 किलोग्राम चावल का मूल्य 299 रुपए है, तो 22 किलोग्राम चावल की लागत कितनी होगी। 26 का मूल्य कितना दिया है 299, तो यहाँ से 22 का मूल्य कैसे निकल के आ जाएगा, 22 का मूल्य निकल के आ जाएगा 299 बटे 26, या फिर इसको आप ऐसे लिख लीजिए, यहां से 1 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा 299 बटे 26। हमें कितने का दिया है 22 का निकालना है, तो 22 का क्या कर देंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई। डिवाइड कर दिया, ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ये आपका 2 से डिवाइड हुआ 13 बार, ये 2 से डिवाइड हुआ 11 बार, 13 से ये आपका कैंसिल हुआ, 13 दूने 26, कैरी बचा आपके पास 3, सॉरी रिमाइंडर बचा 3, 39 हुआ। 13 से 39 कितनी बार कैंसिल होगा 3 बार, तो ये कितना हो गया 23 इंटू 11, 23 इंटू 11 की वैल्यू क्या आ जाती है 253। आंसर क्या आ जाएगा, उसकी लागत कितनी निकल के आ जाएगी, 22 किलोग्राम की लागत 253 रुपए। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 6 अकुशल कर्मचारी 4 दिनों में 8 कुर्सियों का निर्माण करते हैं, तो कितने अतिरिक्त कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिए जो कि अकुशल कर्मचारियों के 1.5 गुना कुशल हैं, जिससे 6 दिनों में 24 कुर्सियों का निर्माण हो सके। तो कुशल यहाँ पर हमने ये कुशल लिख लिया, अकुशल इस तरीके से ए से इंडिकेट कर दिया, तो कुशल अकुशल कर्मचारियों से 1.5 गुना कुशल हैं। अकुशल अगर 1 से काम करते हैं तो ये कितनी स्पीड से काम करते हैं 1.5 की स्पीड से। चलिए देखते हैं, अब 6 अकुशल कर्मचारी किस स्पीड से काम कर रहे हैं, अपनी 1 की स्पीड से। कितने दिनों में काम करते हैं 4 दिनों में, और कितनी कुर्सियों का निर्माण करते हैं 8 कुर्सियों का, बराबर। पहले कर्मचारी अभी कितने थे, कर्मचारी तो अब भी 6 थे, अब 6 में 6 की जो एफिशिएंसी थी वो 1 थी, मतलब 6 कुशल कर्मचारी काम कर रहे थे, इनकी एफिशिएंसी थी 1। अब कितने कुशल कर्मचारी जोड़ने चाहिए जिनकी एफिशिएंसी कितनी हो 1.5 हो। ये कितने दिन काम करेंगे, ये काम करेंगे 6 दिन, और कितनी कुर्सियों का निर्माण करेंगे 24 कुर्सियों का। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 से ये कैंसिल हुआ आपका 3 बार, 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, ये 3 कहाँ पर आ जाएगा इस साइड, तो ये 4 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 12। 12 बराबर कितना हो गया 6 इंटू 1 हो गया 6, प्लस ये क्या आ गया आपके पास 1.5x। 6 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 6 बराबर बचा 1.5x के।
यहाँ से ये दशमलव हटाया, इधर 0 बढ़ गया, 15 से 60 कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार। तो x मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 4। तो कर्मचारी कितने जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पर हमको 4 और कर्मचारी जोड़ने पड़ेंगे। कैसे, कुशल कर्मचारी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो एड्रेस दिया है इसके एक जैसा एड्रेस कौन सा है। अच्छा देखिए पहली ये लाइन देखिए, ये जो सेकंड लाइन है वो सेम टू सेम इसके है। देखिए ये सेकंड, अच्छा पहली और दूसरी लाइन ये देख लीजिए आप, सेम टू सेम एक दूसरे के जैसी दी हुई हैं। अगली देख लेते हैं, अगली दूसरी तीसरी देख लेते हैं। यहाँ पर ये पहली दूसरी और तीसरी भी एकदम सेम दी है। अब अगले में देख लेते हैं, अगले में क्या दिया है, ये यहाँ पर ये वर्ड दिया है HOXTON, यहाँ दिया है HOSTON, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि एक कर्मचारी को अपने कार्य पर निम्नलिखित प्रोत्साहन 3 महीनों के लिए प्राप्त हुआ। 3000 रुपये, 3500 और 2870 रुपये। अब 3500 रुपये का औसत बनाए रखने के लिए आखिरी 2 महीनों में उसका औसत क्या होना चाहिए। पहले टोटल कितना था, हमने ये 3500 ले लिया प्लस 2870 ले लिया प्लस ये भी यहाँ पर कितना ले लिया, ये 3000 लेना था स्टार्टिंग में, ये ले लिया। अब अगले 2 महीनों में बराबर बराबर कौन सी अमाउंट होनी चाहिए, जो टोटल औसत कितना निकल के आए, टोटल औसत निकल के आना चाहिए 3500 का, 3500 इंटू 5 के बराबर होना चाहिए। तो ये हमने मान लिया 2x किसके बराबर हो गया, 3500 इंटू 5 के बराबर। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल इसका क्या निकल के आएगा, टोटल यहाँ पर इसका निकल के आएगा 9370 प्लस किसके हो जाएगा बराबर 2x के, और ये टोटल आपका किसके बराबर निकल के आ जाएगा, ये हम इधर लिख देते हैं 3500 इंटू 5, ये बराबर आपका किसके निकल के आ जाएगा 3500 इंटू 5, ये हो जाएगा आपके 17500 के बराबर। तो 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 17500 माइनस की 9370, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 8130। ये वैल्यू किसकी है 2x की, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4065 रुपये। x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4065, मतलब कुल 3500 रुपये का एवरेज हर महीने बनाने के लिए अगले 2 महीनों में कितने कितने रुपए उसको इकट्ठे करने पड़ेंगे 4065 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, हमको इन सब का औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत। तो इनको ऐड कर लेते हैं, टोटल ऐड करने पर ये नंबर कितना हुआ, टोटल ऐड करने पर ये नंबर हुआ 228। टोटल नंबर कितने दिए हैं, ये 6 दिए हैं, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 6 से ये 3 बार कैंसिल होगा, और यहाँ कितना कैरी बचेगा 4, तो ये 48 कितनी बार होता है 8 बार। तो एवरेज इसका कितना निकल के आ गया 38। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछता है अगला, ये इसमें देख लेते हैं हम इंग्लिश में ही इसको, है ना। क्वेश्चन दिया है कि 2 की घात x माइनस 3 इंटू 2 की घात 2x प्लस 3 इंटू 2 की घात x माइनस 12 बराबर 1 दिया है। एक किसी भी चीज की वैल्यू कब होती है, जब उस वैल्यू की घात क्या रहती है 0। तो हम इसको 1 को क्या मान सकते हैं 2 की घात 0। अब देखिए आधार हर जगह पर समान है, तो हम घातों को कंपेयर कर देंगे। मल्टीप्लाई में क्या होती हैं, घातें जोड़ी जाती हैं, तो क्या कर दिया यहाँ पर, ये कर दिया हमने x माइनस 3 प्लस क्या हो गया 2x प्लस 3 प्लस इसको ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया x माइनस 12 बराबर किसके हो जाएगा, घात कितनी है यहाँ पर 0 है, 0 के बराबर हो जाएगा। प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3 ये एक x और ये एक x हो जाएगा, टोटल कितने x हो जाएंगे 4x बराबर किसके हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस में है तो इधर जाके किस में हो जाएगी प्लस में। तो 4 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 से 12 को कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा 3 बार। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी 3। हमें किसकी पूछी थी वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x कितनी निकल के आ गई यहाँ पर 3।
चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है इसमें, चलिए इतने में ही हम आपको समझा देंगे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। ये फिगर ले लिया। क्वेश्चन में दिया है कि ए बी बराबर ए सी के है। ये जो लाइन यहां से यहां तक है इस लाइन के बराबर है। कौन सी लाइन बराबर दी है यहाँ पर, ए बी बराबर दी है ए सी के, तो ये लाइन बराबर दी है ए सी यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस लाइन के बराबर। अब दिया है सी एच बराबर दिया है सी बी के, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ए सी ए बी और ए सी बराबर दी है तो ये एंगल बराबर किसके हो जाएगा, ये एंगल के। अब दिया है कि सी एच बराबर दिया है सी बी के, तो सी एच यहाँ से यहाँ तक ये इसके बराबर, तो ये एंगल अगर ये दो लाइन बराबर हो जाएंगे तो ये दो एंगल भी बराबर हो गए, मतलब ये तीनों एंगल बराबर होने चाहिए। अब ये तीनों एंगल निकलेंगे कितने के देख लेते हैं। एंगल दिया है डी ए सी यानी कि ये एंगल दिया है हमें 140 का। अगर ये एंगल 140 का दिया है तो ये वाला एंगल कितने का निकलेगा, 180 में से 140 माइनस कर देंगे तो ये एंगल कितने का आ जाएगा आपके पास, 40 का। ये एंगल कितने का आ गया, 40 का। तो ये एंगल अगर 40 का है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, बराबर मतलब 140/2 कर दीजिए आप, तो ये एंगल कितने कितने के आ जाएंगे आपके पास, 70 के। एंगल कितने के आ गए, 70 के। ये देखिए इसको दोबारा बना लेते हैं हम यहाँ पर, ये इस तरीके से द्वारा बना लिया। तो यहाँ पर ये एंगल हमारे पास कितने का था, चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये एंगल हमारे पास कितने का था, 140 का, तो ये एंगल यहाँ पर कितने का हो गया, 40 का। कितने का हो गया, ये 40 का, तो ये एंगल कितने का निकल के आ गया, 70 का, और ये एंगल भी कितने का निकल के आ गया, 70 का। अब क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि ये जो लाइन इसमें दिया है ये लाइन इस लाइन के बराबर दी है हमें, ये लाइन इस लाइन के बराबर दी है, तो ये एंगल अगर हमें कितने का दिया है, एक सेकेंड, ये एंगल बराबर इसके हो जाएगा तो ये एंगल भी आपके पास कितने का हो जाएगा, 70 का। कितने का हो जाएगा, ये एंगल आपका 70 का हो जाएगा। अब ये जो एंगल है ये बराबर किसके होना चाहिए, ये एंगल बराबर होना चाहिए आपके इस एंगल के और इस एंगल के एडिशन के। तो इस एंगल का और इस एंगल का एडिशन कितना होगा, 40 + x बराबर किसके होना चाहिए, 70 का। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 70 - 40 बराबर कितना होगा, 30 का। तो ये जो एंगल है ये कितने का निकल के आएगा, 30 डिग्री का। एच सी के एंगल हमें निकालना था, एच सी के ये वाला एंगल निकालना था, तो ये वाला एंगल हमने कितने का निकाल दिया, 30 का। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ऑप्शन में ये आंसर आपके 40 डिग्री दिया है तो 40 डिग्री यहाँ पर गलत दिया है, आंसर इसका करेक्ट निकल के आएगा 30 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लागत मूल्य यानी कि सीपी बराबर कितना होना चाहिए, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के 96% के बराबर। तो सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 96/100 के। डिफरेंस कितने का है, 4 का। कितने पे है, 96 पे। तो क्या निकालेंगे हम, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ कितने का है, 4 रुपए का लाभ है। कितने रुपए पे है, क्रय मूल्य पे है यानी कि 96 पे है, तो इसको मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तो परसेंटेज निकालेंगे, 4 से इसको कैंसिल किया, ये 2 और ये 4 बार, 4 से इसको कैंसिल किया 6 बार, ये कैंसिल हुआ आपका 25 बार। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 25/6। और 25/6 को क्या लिख सकते हैं, 6 चौक 24, एक रिमाइंडर बचा, बटे में क्या आ गया 6, 4 सही 1/6 क्या होगा, इसका आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4 सही 1/6। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि दो संख्याओं का योग दिया है 8, योग मतलब हमने a + b 2 संख्याएं ले ली, इनका योग कितना दिया है 8। अब उनके वर्गों का अंतर दिया है 16, तो a² - b² कितना दिया है, 16 दिया है। तो a² - b² को क्या लिख सकते हैं,
a प्लस बी और a माइनस बी, तो बराबर क्या हो जाएगा ये आपका 16। a प्लस बी की वैल्यू क्या दी है 8 दी है, a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी कितना हो जाएगा आपका 16। 8 से इसको कैंसिल कर दें तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। a प्लस बी की वैल्यू दी है 8, a माइनस बी की वैल्यू है 2। संख्याएं निकालनी है, b से b को कैंसिल कर दिया, 2a की वैल्यू क्या आ गई 10, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5। अब a की वैल्यू यहाँ 5 है तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 3। वैल्यू दोनों क्या आ गई 5 और 3। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि यदि आयत की प्रत्येक विमा को 100% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो एक विमा में कितनी 100% की वृद्धि है, दूसरी विमा में कितनी है 100% की वृद्धि। टोटल इससे कम्युलेटिव परसेंटेज निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100% प्लस 100% प्लस 100 इंटू 100 बटे 100। 100 से 100 को कैंसिल कर दिया, ये 100 100 100 3 बार जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 300%। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतन का अनुपात निम्नलिखित है जिनकी त्रिज्याएं 1 और 4 के अनुपात में है। पहली त्रिज्या है ये आपने पाई ले ली, ये आर किस अनुपात में है 1 के अनुपात में, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन क्या हो गया ये भी हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया। आयतनों का अनुपात क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। दोनों के आयतनों में अनुपात क्या हो जाएगा 1 अनुपात 16। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन दिया है 4 5 6 15 18 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग कौन सा होगा। तो पहले तो देख लेते हैं इनमें से वर्ग कौन कौन सा है, ये नहीं है ये नहीं है, इन दोनों में से निकल के आएगा। अब इन दोनों में से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो इससे डिवाइड होंगी देख लेते हैं। ये हमने गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे, हम इसका गुणनखंड विधि से हम इसका लघुत्तम निकालेंगे। संख्या ले ली 4 5 6 15 18, 2 से कैंसिल करेंगे। पहले ये 2 बार हुआ, ये नहीं हुआ, ये 3 बार, ये 15 बार और ये 9 बार। अब किससे कैंसिल होंगी ये संख्याएं, ये कैंसिल कर लेते हैं हम 3 से ये कैंसिल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 1 बार हो जाएगा, ये 5 बार और ये 3 बार। अब 2 5 दी हैं तो 2 5 भी यहाँ पर, ये 2 रहेगा, ये 1 1 1 3। लघुत्तम क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 3 इंटू 2, 5 3 15 दूनी 30 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 6 6 3 18। 118 से इनमें से कौन सा डिवाइड हो रहा है 900 हो रहा है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 900 पूर्ण वर्ग निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्या पूछा है। क्वेश्चन अगला दिया है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी दी है 60,500। अब इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या थी हमने मान लिया x, उसमें वृद्धि कितनी हुई 10% की, तो जनसंख्या कितनी हो गई 110%। अगले वर्ष फिर से वृद्धि हुई तो फिर से जनसंख्या कितनी हो गई, फिर से जनसंख्या हो गई 110%। तो ये हमने 110/100 कर दी। अब जनसंख्या कितनी है 60,500। 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, यहाँ 11 से कैंसिल करेंगे, 11 से ये कैंसिल होगा 5 बार। 55 के लिए 5 बचा, फिर ये कैंसिल हो गया 5 बार, तो 5500 बार हो जाएगा। फिर से 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500 बार। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 500 इंटू ये 100 और मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, तो ये आ गया 100। तो संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पर 50,000। तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जनसंख्या पहले कितनी थी 50,000, तो 10% की वृद्धि के बाद 2 साल बाद ये जनसंख्या कितनी हो जाती है 60,500। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि अमित एक नियत दूरी 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि कुल दूरी तय करने में उसे 42 मिनट लगते हैं तो कुल दूरी कितनी है, निकालते हैं। कुल दूरी है हमने मान ली x,
कितनी मान ली, x मान ली। अब x का 2/3 भाग, तो x का 2/3 भाग वो कितने से तय करता है, 4 की गति से। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा को हम इसमें इस तरीके से डिवाइड कर देंगे, दूरी बटे गति क्या निकल के आ जाएगा, समय के बराबर। तो प्लस कर दिया, गति कितनी है, x है, x का 2/3 उसने 4 की गति से कवर कर लिया, बचा कितना, 1/3। अब 1/3 को वो किससे तय करेगा, 5 की गति से। टोटल टाइम कितना लगेगा उसको, 42 मिनट लगेगा। 42 मिनट को हम यहाँ पर घंटों में चेंज कर देंगे, डिवाइड कैसे कर देंगे, 60 से। अब टोटल इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 से यहाँ ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 20 बार। यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये 2 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास x/2 प्लस ये वैल्यू आ गई आपके पास x/5। ये बराबर किसके हो जाएगा, 42/20 के। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 10। ये हो गया आपके पास 5x और ये हो गया आपके पास 2x। ये बराबर किसके हो गया, 42/20 के। 10 से सॉरी ये 0 से ये 0 कैंसिल कर लेंगे, तो इधर कितना हो गया, ये 5 और 2 7x बराबर किसके हो जाएगा, 42 के। 7 से 42 कितनी बार कैंसिल हुआ, 6 बार। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 6। टोटल कितना किलोमीटर हो जाएगा, ये 6 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी और सी डी एक दूसरे पर लंबवत व्यास हैं। व्यास कब कहलाती है कोई भी रेखा, जब वो सेंटर से होके गुजरती है। तो लंबवत व्यास किस तरीके से हो जाएंगे, ये सेंटर है, इस तरीके से ये लंबवत व्यास हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ए बी, और ये क्या हो जाएगा आपका सी डी। अब हमें क्या निकालनी है, जीवा ए सी की लंबाई निकालनी है। ए सी की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मान लेते हैं, ए बी को हमने टोटल ए माना, तो इसको क्या मान लेंगे, a/2। और इसको, इस दोनों व्यास बराबर होंगे, तो इसको भी क्या मान लेंगे हम, a/2। अब ए सी जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास a/2 के स्क्वायर प्लस a/2 के स्क्वायर के बराबर। तो a/2 का स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, a² प्लस ये क्या हो जाएगा, a²4। तो ये टोटल क्या आ जाएगी, यहाँ पर टोटल हो जाएगा आपका ये 2a²4। तो ये इसको क्या लिख देंगे, 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं a²2। क्या लिख सकते हैं इसको, a² लिख सकते हैं हम। अब ये टोटल ए हमको किसके टर्म में निकालना है, ए बी के टर्म में। टोटल इसको हमने क्या माना था, इसको a/2 और a/2, टोटल ये मिला के कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए बी। क्या लिख सकते हैं, a² को, सॉरी ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, इसको लिख सकते हैं हम ab²/2। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, ये निकल के आई है ac² की। स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों साइड से क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। तो अंडर रूट करने के लिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी का सॉरी इसको इधर लिख देते हैं हम, ए बी का अंडर रूट क्या निकल के आ जाएगा, ab² का अंडर रूट निकल के आ जाएगा ab, और 2 का अंडर रूट कितना निकल के आ जाएगा, √2। ये बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। हमें क्या पूछा था, ए सी की लंबाई पूछी थी, तो ए सी की लंबाई यहाँ पर कितनी निकल के आ गई, ए बी डिवाइडेड बाय √2। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किसी पाई चार्ट में केंद्रीय कोणों का योग निम्न होता है। ये पाई चार्ट इस तरीके से दिखाते हैं, और यहाँ पर टोटल कोण ऐसे इस तरीके से हमने इनको डिवाइड कर दिया। तो ये टोटल कोण कितने का होता है, ये टोटल कोण होता है आपका 360 डिग्री का। टोटल कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि यदि ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB बराबर 8.3 है, तो इसकी परिधि 26 है, तो BC क्या होगी। इस तरीके से ये पैरेललोग्राम है, यानी कि एक चतुर्भुज है, इसकी एक भुजा AB, ये हमने AB मान ली, ये मान ली CD। AB की लंबाई कितनी दी है, 8.3, तो सामने वाली भी बराबर होगी, ये भी कितनी हो जाएगी, 8.3 के। ये हमें नहीं पता, ये हमने A मान ली।
तो 2a प्लस 8.3 बराबर किसके हो जाएगा, 26 के, क्योंकि परिधि क्या होती है, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाएं आमने सामने बराबर है, तो हम दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 2 से। इसको जब कैंसिल किया क्या आया था यहाँ पर, ये द्वारा से लिख लेते हैं, ये पैरेललोग्राम बनाया था इस तरीके से, ये क्या था 8.3, ये हमने मान ली a, टोटल कितना हो गया 2, 8.3 प्लस a बराबर कितने का हो गया, ये 26 के। 2 से इसको कैंसिल किया, ये कितनी बार कैंसिल होगा, 13 बार, तो 8.3 प्लस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 8.3, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास 4.7। वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास, 4.7। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से क्या अनियमित या षटकोणीय होता है, इर्रेगुलर और हेक्सागोनल, इनमें से कौन सी चीज होती है, तो हेक्सागोनल रहती है आपकी सल की उपकला। आप ये आपकी स्किन है, जो स्किन को जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये आपको किस तरीके से दिखेगी, ये आपको इस तरीके से डिजाइन बने दिखेंगे, इस पे इस तरीके से ये आपको डिजाइन बने दिखेंगे। तो ये कैसी निकलेगी, हेक्सागोनल और रेगुलर निकलेगी, क्या निकलेगी, सल की उपकला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि इन जलीय विलयनों में कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। टिंडल प्रभाव इनमें से कौन सी चीज प्रदर्शित करती है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है आपका दूध। टिंडल प्रभाव में क्या होता है, स्कैटरिंग होती है, विसरण होता है, रंगों का वो अलग, मतलब उसमें से जब रोशनी डाली जाती है तो अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है, तो वो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, और वो किस में दिखेगा, हमें दूध में दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या होती है, यानी कि मूवमेंट ऑफ सूट टुवर्ड्स लाइट इज कैसा होता है, वो होता है प्रकाशानुवर्तन, यानी कि फोटोट्रोपिज्म। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या होती है, आपने देखा होगा पौधों को, देखिए जिस ओर सूर्य का प्रकाश जाता है पौधे का मुंह उसी साइड में मूव होता जाता है, तो वो उसको क्या बोला जाता है, प्रकाशानुवर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि धातु की छड़ें द्रव में डूबी होती हैं जिनसे बैटरियों के परिपथ में संलग्नित किया जाता है, वह क्या कहलाता है। धातुओं की कणें जिस द्रव में डूबी होती हैं जिनसे बैटरियों के परपथ को संलग्नित किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको इलेक्ट्रोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको इलेक्ट्रोड बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक पादप कोशिका में हरित लवक का अभाव होता है, इससे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा। तो हरित लवक का मेन काम क्या होता है, हरित लवक का मेन काम ही होता है भोजन का उत्पादन करना। हरित लवक का मेन काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करके भोजन का उत्पादन करते हैं। अगर किसी भी पादप कोशिका में हरित लवक नहीं है तो वो भोजन का उत्पादन नहीं कर पाएगा, भोजन का उत्पादन सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि हाइड्रोजन के विभिन्न समस्थानिकों के चिन्ह और नाम दिए हैं, गलत जोड़ी को संकेत करें। तो हाइड्रोजन के विभिन्न समस्थानिक हैं वो किससे जाने जाएंगे, वो हाइड्रोजन के नाम से जाने जाएंगे। किस तरीके से, ये 3 1 हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा 2 1 हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा 1 1 हाइड्रोजन। तो ये तीनों जो आपके समस्थानिक होंगे, ये आइसोटॉप्स होंगे, ये किसके होंगे, हाइड्रोजन के। बाकी ये जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जेट हवाई जहाजों में प्रयोग होने वाला ईंधन कौन सा होता है। तो जेट हवाई जहाजों में जो ईंधन प्रयोग होता है उसको बोला जाता है केरोसिन। जेट हवाई जहाजों में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है, केरोसिन प्रयोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है कि अस्थायी चुंबक निम्न के बने होते हैं। अस्थायी चुंबक किस चीज के बने होते हैं, अस्थायी चुंबक सॉफ्ट आयरन यानी कि मृदु लोहे के बने होते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब कैसा होता है। जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब घटता जाएगा। कैसा होता जाएगा? घटता जाएगा। तो उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब कैसा होगा? घटता है। क्या होता है? घटता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आभासीय प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल इमेज हमेशा बनती है एकदम सीधी। वर्चुअल इमेज कैसी बनती है? एकदम सीधी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आमाशय की आंतरिक अस्तर यानी कि लाइनिंग निम्न में से किस एक के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सुरक्षित होती है? तो आमाशय की जो आंतरिक लाइनिंग रहती है, आंतरिक जो स्तर रहता है, वो HCl की अभिक्रिया से कैसे सुरक्षित रहती है? किस चीज की वजह से रहती है? तो वो रहती है एक श्लेष्मा यानी कि म्यूकस रहता है। म्यूकस की वजह से जो HCl है वो हमारी बॉडी से रिएक्ट नहीं कर पाता है। म्यूकस क्या होता है? HCl से अभिक्रिया करने को बचा लेता है, जिससे हमारी बॉडी उससे इफेक्ट नहीं होती। आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? श्लेष्मा यानी कि म्यूकस इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन दिया है कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। तो हेपेटाइटिस जो रोग है वो किसके कारण होता है? वो हमेशा होता है विषाणु यानी कि वायरस के कारण। हेपेटाइटिस किससे फैलता है? वो विषाणु से यानी कि वायरस से फैलता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वायरस होगा तो उससे क्या होगा? हेपेटाइटिस फैलने का कारण बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनाइन हमेशा किससे जुड़ा रहता है? क्या पूछा है? एडेनाइन हमेशा किससे जुड़ा रहता है? किसके आधार पे? आधार युग्मन नियम के आधार पे। तो ये हमेशा जुड़ा रहता है थायमिन से। एडेनिन किससे जुड़ा रहता है? थायमिन से जुड़ा रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि वह मनोवैज्ञानिक क्रिया जो प्रजातियों के सततीकरण यानी कि अवधिवर्धन में मदद करती है। सततीकरण या फिर अवधिवर्धन किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है किसी भी चीज के निरंतर चलने को। निरंतर चलना कैसे बोलेंगे? कि कोई भी प्रजाति है जब तक वो अपनी आगे की प्रजाति को जन्म नहीं देगी तब तक वो सततीकरण में मदद नहीं कर पाएगी। तो कौन सी मनोवैज्ञानिक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रजातियों के सततीकरण में मदद करती है? तो वो है आपका रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। इसी की वजह से समाज में एक सततीकरण हमेशा चलता रहता है। अगर ये चीज नहीं होगी तो चीजें वहीं की वहीं समाप्त हो जाएंगी और किसी भी चीज का कोई आधार नहीं रह जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो हमेशा राइबोसोम में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 12x3 y3। क्या दिया है? 12x3 y3 को किससे डिवाइड किया है? डिवाइड किया है 3x2 और y2 से। मल्टीप्लाई किया है -15x2 y3 को किससे डिवाइड करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 60x3 y4 से। तो देखिए आंसर क्या निकल के आएगा। आंसर कैसे निकल के आएगा? पहले इसको कैंसिल करते हैं 4 बार। 3 से ये कैंसिल हुआ 4 बार तो ये आ गया आपका 4। अब x स्क्वायर है नीचे, ऊपर x क्यूब है तो x की 2 घातें कम हो जाएंगी तो कितनी घात बचेगी? x बचेगी। इसी तरीके से y के ऊपर 3 घातें हैं, नीचे कितनी हैं? 2 घातें हैं तो नीचे ऊपर घात कितनी बचेगी आपके पास? 1। मल्टीप्लाई ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पर क्या हो गया? कैंसिल। अब करते हैं इसको सॉल्व। माइनस की जगह माइनस का साइन लिख देंगे। 50 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ? 4 बार तो 1/4 लिख दिया। अब ऊपर घात यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, नीचे घात यहाँ 3 यहाँ 4 तो नीचे 1 घात यहाँ पर बच जाएगी तो ये वैल्यू यहाँ पर बच जाएगी।
4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा। या फिर इतना कुछ ना करके हम डायरेक्टली क्या भी कर सकते हैं, देखिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, 12 से इसको कैंसिल कर दिया 5 बार, 3 से इसको कैंसिल कर दिया 5 बार, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई क्यूब से ये वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा। बाई की घात 4 यहाँ है, बाई की घात 2 यहाँ है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएंगी बाई की घात सॉरी इस x की घात से ये x की घात कैंसिल होगा, यहाँ बाई की घात 6 हो जाएंगी, ऊपर ये y की घात 3, ये y की घात 3, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, यहाँ इसमें 1 बचा और इधर क्या बचा, -1, 1 इंटू -1 का आंसर क्या हो जाता है, हमेशा -1, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है यहाँ कि 15, 74, 64 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 9, तो इसका घनमूल क्या होगा। घनमूल में घातें किस ग्रुप में जुड़ती हैं, 3 3 के ग्रुप में, तो इसमें से एक घात बाहर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 बचेगा। ये यहाँ 9 है, तो 9 में 3 3 के कितने ग्रुप बनेंगे, 3, तो ये कितनी घात निकल के आ जाएंगी यहाँ से 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 की घात 3, तो आंसर क्या लिख देंगे हम 2 इंटू 3 की घात 3 इसका घनमूल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि 2 की घात 10 इंटू 5 की घात 8 में अंकों की संख्या क्या होगी। तो सीधी सीधी इसमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें अंकों की संख्या क्या निकल के आ जाएगी 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे, टोटल कितना है 18, 18 बटे 2 बराबर कितनी संख्याएं आ जाएंगी यहाँ पर 9, आंसर क्या टिक कर देंगे यहाँ पर हम 9। तो दोस्तों ये सारे जो आपके क्वेश्चन थे, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन आपके थे 17 सितंबर के पेपर के सुबह के 9 AM के पेपर के। बाकी 16 की डेट में जो पेपर आपका हुआ था, पहला पेपर था आपका कंप्यूटर का था, कंप्यूटर साइंस का था, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो एक पिछले उस पेपर को वो पूरा का पूरा कॉपी था, उसको हम आपको पूरे को सॉल्व करवा चुके हैं। तो आज की शिफ्ट में हमने आपके लिए कौन सा पेपर लिया था, 17 सितंबर का आपका पेपर लिया था। अगले क्लास में हम इसका जो 3 PM की शिफ्ट वाला पेपर है, सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है, वो लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइट एजुकेशन पर। धन्यवाद।